शालू, ये तुम्हारे मामा हैं? हाँ, मेरे मामा कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से परेशान हैं। पर तुम तो मेरे मामा से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे यार, परेशान होने वाली बात ही है। अभी तुम्हारे मामा जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता देंगे हम दोनों के बारे में। बता देंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम तो हमारी शादी की बात हमारे घर में करोगे नहीं। कम से कम इसी बहाने हमारी शादी की बात तो हो जाएगी। अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो? कितना नेगेटिव सोचते हो। खैर, अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ घर में क्या बात चल रही है। शालू वहाँ से चली गई। आदित्य भी वहाँ से ठंड की वजह से कांपते हुए अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वहाँ पहुंचकर आदित्य फिर से पसीने से तरबतर हो गया। वो जैसे ही अपने गांव पहुंचा तो देखा चाय की टपरी पर बहुत सारे लड़के और आदमी परेशान बैठे थे। आदित्य, तुम जैसे लौंडों का ठीक है। गर्मी लगी तो कूद के गांव के उस तरफ, और वहाँ ठंडी लगी तो कूद के इस तरफ। अरे हम जैसे बुजुर्गों का क्या, इस गांव में कब तक ये शराब रहेगा। अरे चाचा, क्या बताऊं, मैं खुद इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। उस गांव का रहस्य किसी को पता नहीं था, पूरा गांव परेशान था। खैर, अगले दिन आदित्य के घर शालू के माता पिता और उसके मामा अटक गए। दीदी, यही है वो लड़का। शालू के मामा से गुस्से में अल्फाज सुनकर आदित्य और उसके माँ बाप हैरान हो गए। अरे क्या हुआ बहन जी, क्या किया हमारे आदित्य ने? अरे दीदी, जीजा, जल्दी से बात करो, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ भैया, बस 2 मिनट। बहन जी, भाई साहब, आपका लड़का और हमारी लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम सब एक ही गांव के हैं। हमें तो आदित्य पसंद है। अगर आपको हमारी बिटिया पसंद हो तो आगे की तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे हमें भी शालू बिटिया बहुत पसंद है। तो इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से आदित्य और शालू की शादी हो गई। दोनों का प्यार सफल हो गया था। इस वजह से दोनों बहुत खुश थे। लेकिन सुहाग रात पर, आदित्य, तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं आपकी भट्टी में बैठ गई हूँ। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। शालू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हे भगवान, मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर। शालू शादी के जोड़े में ही उतनी रात को भागते हुए अपने घर पहुँच गई। उसके सास ससुर हैरान हो गए। आदित्य, बहू इतनी रात को कहाँ चली गई? माँ, वो कह रही थी उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तू यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से जा और बहू को लेकर आ, वरना गांव वाले क्या सोचेंगे। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। आदित्य भागते हुए शालू के पीछे पीछे गया, लेकिन तब तक शालू अपने घर के बाहर तक पहुँच चुकी थी। वहाँ पहुँचते ही शालू और आदित्य दोनों ठंड की वजह से कांपने लगे। बच गई आज तो मैं। शालू, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा हुआ गांव में किसी ने नहीं देखा, वरना लोग क्या सोचते हैं। देखो, मेरी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं वहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाती ना, तुम्हें जलकर राख हो जाती। तुम अभी घर जाओ, कल इस बारे में बात करेंगे। आदित्य वापस अपने घर आ गया और अपने माँ बाप को सारी बात बता दी। आदित्य के परिवार ने शालू को खूब समझाया, लेकिन वो मानी ही नहीं। फिर शालू आदित्य को अकेले में लेकर गई। देखो आदित्य, मैं गाँव के उस हिस्से में नहीं रह सकती जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है। ऐसा करो, तुम घर जमाई बन जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या शालू? जब एक लड़की लड़के के घर में पूरी जिंदगी बिता सकती है तो लड़का क्यों नहीं? खैर, आदित्य अपने परिवार को लेकर वापस अपने घर आ गया और घर जमाई बनने वाली बात उसने अपने माँ बाप को बताई। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब एक ही गांव में तो रहते हैं। दिन में तू काम पर चला जाता है, शाम को अपनी ससुराल चले जाना। इस तरह आदित्य अब शालू का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया और वो अपना सारा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। सुहाग रात के समय आदित्य को बहुत जोरों की ठंड लगने लगी। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। हे भगवान, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे जबड़े अकड़ गए हैं। शालू, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, वरना इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे रुको तो आदित्य, अरे कहाँ जा रहे हो? हमारी शादी के 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक सुहाग रात नहीं हुई। अरे जिंदा रहूंगा तो सुहाग रात होगी ना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर आदित्य वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर वापस आ गया। तो इस तरह दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन वो एक साथ रह नहीं पा रहे थे। अगले दिन आदित्य अपने पूरे परिवार के साथ शालू के घर गया। आदित्य को इस घर में ठंड लगती है और शालू को आपके घर में गर्मी लगती है। ऐसे तो ये दोनों कभी साथ ही नहीं रह पाएंगे। अरे ये लोग तो क्या, मैं खुद इस गांव में नहीं रह पा रहा हूँ। इस गांव में ऐसा है क्या? भाई साहब, हमारे गांव में किसी को ये नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। बस हमें हमारे पूर्वजों ने इतना बताया है
कि ये गांव शापित है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। कल ही हम बनारस वाले बाबा जी को बुलाते हैं। अगले ही दिन शालू के मामा ने बनारस वाले संत महात्मा को बुला लिया। उन्हें भी गांव को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे एक बार ये पूरा गांव अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। आदित्य, शालू और उसके मामा ने मिलकर महात्मा को पूरे गांव में घुमाया। गांव घूमने के बाद वो लोग जब गांव की सब्जी मंडी से गुजर रहे थे, तभी संत ने उन्हें रोक लिया। यही कुछ गड़बड़ है बेटा, जल्दी से पूरे गांव को इकट्ठा करो। आदित्य ने थोड़ी ही देर में पूरे गांव को वहां इकट्ठा कर लिया। गांव वालों, तुम्हारा गांव शापित है। यहाँ पर ये मंडी लगी हुई है ना, यहाँ पर बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? धन्य हो महाराज, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दादाजी के जमाने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, फिर पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। वो तालाब हजारों साल पुराना था। उस तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ भी थी। फिर तुम्हारे गांव वालों ने अपने लालच के लिए उस तालाब के ऊपर मिट्टी डालकर सब्जी मंडी बना डाली। एक लालच की वजह से सारी मछलियाँ तड़पती रही, लेकिन तुम लोगों को तरस नहीं आया। फिर उसमें से जो मछली सबसे बड़ी थी, उसने गांव वालों को श्राप दिया। गांव वालों, जिस तरह मैं और मेरा परिवार तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा गांव आने वाली पीढ़ियों तक तड़पता रहेगा। गांव के एक हिस्से में इतनी ठंड रहेगी कि तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वहीं दूसरी तरफ इतनी गर्मी रहेगी कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पूरी जिंदगी इधर से उधर भागते रहोगे और हमारी तरह ही तड़पते रहोगे। न मर पाओगे न ढंग से जी पाओगे। बाबा, हम अपने पूर्वजों की गलतियों की क्षमा मांगते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका उपाय बस यही है कि पूरी सब्जी मंडी को हटाकर एक बहुत बड़ा तालाब फिर से बनवाया जाए। उसके बाद आसपास गंदे तालाबों में जो मछलियां तैर रही हैं, उन्हें सुरक्षित यहाँ लाना होगा और हर दिन उन्हें खाना पीना खिलाना होगा। 1 महीने तक हर दिन हवन कराना होगा और हर दिन सभी गांव वालों को एक साथ उन मछलियों के लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी। इसके बाद ये श्राप हट सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तालाब बन जाए तो बता देना, मैं हवन करने आ जाऊंगा। गांव वालों ने किसी तरह उस सब्जी मंडी को वहां से हटवाकर दूसरी जगह लगवाया और उसकी जगह एक बहुत बड़ा तालाब खुदवा दिया। फिर आसपास जो भी गंदे तालाबों में मछलियां थी, उन्हें उठाकर ले आए और उनकी खूब सेवा की। संत महात्मा ने बहुत बड़ा हवन भी किया। पूरे गांव ने मिलकर सभी मछलियों से माफी भी मांगी। हर दिन पूरा गांव यही करता था। 1 महीने बाद वो गांव श्राप से मुक्त हो गया। वहाँ पर भी अब हर जगह की तरह मौसम साधारण होने लगा। अब शालू आदित्य के घर खुशी खुशी रहने लगी और फाइनली उनकी सुहाग रात